जी हेलो, गुड इवनिंग, सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट अनअकैडमी पे। मेरा नाम प्रिया है और सबका स्वागत करती हूँ यहाँ यूजीसी नेट अनअकैडमी पे। जी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? इकोनॉमी की क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। रोज़ शाम 5 बजे मैं आपकी इकोनॉमी की क्लासेस लेके आने वाली हूँ। आप सबके लिए एकदम एक्सक्लूसिव इकोनॉमी की क्लासेस मैं 5 बजे आप सबके लिए हाजिर हूँ यहाँ पे, सबके डिमांड पे। आप सब बहुत दिनों से बोल रहे थे मैडम को कि इकोनॉमी की टीचर चाहिए, इकोनॉमी की टीचर चाहिए। मैं आ गई हूँ, तो एक बार जल्दी से सब आ जाइए, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि यहाँ पे इकोनॉमी क्लासेस शुरू हो गई हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। जी बिल्कुल, एक बार आप लाइक बटन भी दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? कमेंट करके बताइए येस और नो। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी ठीक है, ओके ओके ठीक है। सब आ जाइए, सब जुड़ जाइए जल्दी से। एक बार फिर सेशन शुरू करते हैं। बहुत दिनों का इंतज़ार था आप सबका इकोनॉमी के लिए। चलिए, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो मैं बता देना चाहती हूं आप सबको कि इकोनॉमी बहुत हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसका एक भी क्लास मिस करते हैं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। कुछ भी टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगे, आगे की क्लासेस आपको समझ में नहीं आएंगी कि कौन से टर्म्स किससे रिलेटेड थे, इसका क्या मीनिंग था। तो आप सबके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप एक भी क्लास मिस ना करें, सभी क्लासेस आप अटेंड करिए। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का जो भी डाउट रहा है वो सब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। जी गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, वेलकम। आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए एक बार हमारे साथ। वीडियो शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप्स में ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं। फिर शुरू करते हैं जल्दी से हमारी क्लासेस। एक बार आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। सपोर्ट करने के लिए आपके लिए लेके आई हूँ मैं इकोनॉमी का पूरा सेशन। चलिए जी, चलिए तो फिर देर नहीं करते हैं। आई थिंक लगभग बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। आप इसी तरह से शेयर करते रहिए, लोग जुड़ते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लासेस, इकोनॉमी की सेशन शुरू करते हैं। जी बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं हमारी इकोनॉमी की क्लासेस। सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करने वाली हूँ आपके लिए। पूरे सिलेबस को यहाँ पे मैं आपके लिए इफ़ेक्टिवली लेके आई हूँ। हर एक टॉपिक पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊँगी, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस रहे हैं, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं उनका एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं आपके लिए, हो सकता है मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेके आ जाऊं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, तो ये भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। इसके अलावा मैं करंट डायमेंशंस भी आपको बताऊंगी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं या डेली अपडेट्स जो आ रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा अप्रोच रहने वाला है थ्रू आउट वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे, वो सीखेंगे। ये जो मेरे कोर्सेज़ हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप यूजीसी नेट को तो लो ही लो, बिकॉज़ अभी मैं आपके लिए ही पढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ आप बाकी अगर एग्ज़ाम्स देना चाहो तो भी आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ाने के लिए जाओगे बच्चों को, तो भी आपको मेरी कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा सेशन इकोनॉमी का, जिसके लिए आप सबको इंतज़ार था। चलिए,
तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इकोनॉमी क्या है? डेफिनेशन अगर मैं जानना चाहूँ इकोनॉमी की आपसे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इकोनॉमी की डेफिनेशन? इकोनॉमी की डेफिनेशन जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या है? आपको क्या लगता है इकोनॉमी क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक्स एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। इकोनॉमिक्स का यूज़ एंशिएंट टाइम से होता रहा है। ये जो इकोनॉमिक्स है ये दो वर्ड को मिलके बना है, जो है हमारा ओइकोनोमिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स दो वर्ड को यहाँ पे मिलके बना है, जो है हमारा ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, राइट। तो ये जो ओइकोनोमिया है इसका क्या मतलब होता है? ओइकोनोमिया का मतलब होता है स्टडी और मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। तो एंशिएंट टाइम में इसको यही माना जाता था कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनके बारे में जानना, उनको मैनेज करना, इसको ही इकोनॉमी बोला गया है। फिर उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे डेफिनेशंस निकाले, और पहली बार जो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया गया था वो 1870 में किया गया था। 1870 में पहली बार इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया गया था बाय एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल कौन थे? एल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इकोनॉमी के बारे में 1870 में डिस्कस किया था। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स का जिक्र किया था, राइट। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो लाइफ है, हमारी पूरी लाइफ में हर किसी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो फाइनाइट हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो फाइनाइट नंबर में है, वो लिमिटेड हैं। तो कैसे हम इन फाइनाइट रिसोर्सेज को इनफाइनाइट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं? कैसे हम अपने वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं? देखिए, मेंटेनिंग एन एफिशिएंट बैलेंस बिटवीन दीज अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स डील विद। तो इसी चीज़ को अगर हम एक बहुत ही सही तरीके से बैलेंस करें, हमारा जो अनलिमिटेड वांट है और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसी को अगर हम एफिशिएंट वे में मैनेज करें, मेंटेन करें, उसी के स्टडी को इकोनॉमी बोलते हैं, उसी के स्टडी को इकोनॉमिक्स डील करता है। ठीक है, तो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल। इसी वजह से इकोनॉमिक्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अब आप देख लो, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें एक बहुत बड़े एंटिटी के बारे में सोचना पड़ता है। एक पूरा नेशन हो गया, एक पूरा फर्म हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि क्या है हमारा। तो अभी अभी हमने बात की कि ह्यूमन के जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो हमारे पास अब रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इसी वजह से हमें क्या फेस करना पड़ता है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिसोर्सेज की कमी है वो हमें महसूस करना पड़ता है। तो जानते हैं एक बार कि स्कार्सिटी क्या है। Everyone has an understanding of scarcity, whether they are aware of it or not, because everyone has experienced the effects of scarcity. अब हर किसी को पता है कि स्कार्सिटी क्या है, क्योंकि बचपन से आज तक हम यही तो नाप तोल करते आए हैं, यही तो नाप तोल हम लोगों ने किया है कि ये चीज़ खरीदने से कम में मिलेगा, ये चीज़ खरीदने से ज़्यादा में मिलेगा, है ना। तो हर किसी ने स्कार्सिटी को एक्सपीरियंस किया है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये वर्ड नहीं पता हो, आप इस टर्म से अवेयर ना हो, है ना, लेकिन आपने एक्सपीरियंस इसको कहीं ना कहीं किया है। आगे देखते हैं। Scarcity explains the basic economic problem that the world has limited
or scarce resources to meet seemingly unlimited wants. अब स्कार्सिटी जो इकोनॉमिक्स है उसकी बेसिक प्रॉब्लम को बताती है, ठीक है। यही प्रॉब्लम कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट है और लिमिटेड रिसोर्सेज है। दिस रियलिटी फोर्सेस पीपल टू मेक डिसीजंस अबाउट how to allocate resources in the most efficient way possible so that as many needs as possible are met, ठीक है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है, तो इसी की वजह से लोगों को चूज़ करना पड़ता है, उनको डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करें एक ऐसे तरीके से, एक ऐसे वे से, ताकि हमारा जो वांट है उसमें से काफ़ी सारा हमारा वांट सेटिस्फाई हो, मैक्सिमम हम रिसोर्सेज को यूज़ भी करें और उससे हमारी प्रॉफिट भी हो जाए। तो इसी को हम स्कार्सिटी बोलते हैं, कमी बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देर इज़ सो मच वीट ग्रोन एवरी ईयर। अब हर साल बहुत सारा हम गेहूँ उगाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि गेहूँ से हम ब्रेड बनाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि गेहूँ से हम बियर बनाएं। तो जितनी भी वीट अवेलेबल है उतने वीट में से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कितना गेहूँ हम ब्रेड के लिए यूज़ करें और कितना गेहूँ हम बियर के लिए यूज़ करें। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने गेहूँ से हमें ब्रेड बनाना है, कितने गेहूँ से हमें बियर बनाना है, ठीक है। तो इसका एक ही प्रॉब्लम है सॉल्व करने का, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सप्लाई, डिमांड, इस तरह के टर्म्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं, जो हम अपने बहुत आगे की क्लासेस में सप्लाई और डिमांड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स है उन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करें कि हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके रिसोर्सेज को। चलिए, अब तक हमने क्या पढ़ा एक बार सम अप कर लेते हैं चीज़ों को। तो हम सब ने अब तक देखा कि जो हमारे हर इंसान ये चाहता है कि उसकी लाइफ में अनलिमिटेड चीज़ें हों, अनगिनत उसके वांट्स होते हैं, अनगिनत डिज़ायर्स होते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास लैंड भी हो, प्रॉपर्टी भी हो, मेरे पास कैपिटल भी हो, है ना। और वो जो अनलिमिटेड वांट्स है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, है ना। तो इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है। इकोनॉमिक टर्म्स में एक बार देख लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द हस्टल एंड बस्टल happening around you in factories, institutions, organizations, etc. All these individual units collectively comprise of the entity termed as an economy. तो ये जो मोल भाव होती रहती है हर किसी के बीच में, हर एक फैक्ट्री के बीच में, हर इंस्टीट्यूशन के बीच में, हर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, इन्हीं सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के इसको हमने नाम दे दिया है किसका? इकोनॉमी का, ठीक है। देखिए, इसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आप सबको समझाने के लिए। सपोज़ एक इंसान है, मैं अगर उनसे जाके पूछती हूँ कि भैया आपके पास साइकिल है, तो वो बोलेंगे कि हाँ जी मैडम मेरे पास साइकिल तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अगले महीने एक बाइक भी खरीद लूँ। अब मैं दूसरे इंसान के पास जाऊँगी, अब मैं उनसे पूछूँगी कि भाई साहब आपके पास बाइक है, तो वो बोलेंगे कि जी मैडम मैं तो साइकिल पे बहुत घूम चुका, मैंने बाइक भी बहुत चला ली, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक कार हो जाता तो अच्छा होता, कार में घूमने में थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा शान शौकत भी हो जाती है कि मेरे पास कार है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं तीसरे इंडिविजुअल के पास जाती हूँ, तीसरा इंडिविजुअल भी इस तरह से बोलता है कि अगर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपके पास कार है, तो वो बोलेंगे कि हाँ जी मैडम मैंने तो बचपन से अब तक कितना कार चला लिया,
अब मैं चाह रहा हूँ कितना कार पे घूमूंगा, अब मैं चाह रहा हूँ खुद का एक एरोप्लेन हो जाए तो बहुत अच्छा हो, खुद का एरोप्लेन हो जाए, आसानी से कहीं भी जाना होगा तो मैं उड़ के चला जाऊंगा। तो इस तरह से जो वांट्स होती हैं ह्यूमन की, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप अगर एक चीज़ के बारे में सोचोगे, वो जब पूरा हो जाएगा तो आप सोचोगे कि ये भी मेरे पास होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, अब रतन टाटा की भी अगर मैं बात करूँ, जिनके पास सब कुछ है, ठीक है, बोलते हैं ना वो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है ना, लेकिन मैं उनसे भी अगर जाके पूछूं कि सर आपके पास किस चीज़ की कमी है, आपको तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ मिला है, तो वो भी मुझे बोलेंगे कि मैडम अगर मेरे पास इंडस्ट्री हो जाती, अगर मेरे पास थोड़ा और कैपिटल होता, अगर मेरे पास एक फर्म होता तो मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। ठीक है, तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर किसी का अनलिमिटेड वांट्स है, और उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इसी वजह से इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स पीपल अपॉर्चुनिटीज एंड मीन्स टू सस्टेन themselves, earn a livelihood and make use of the available resources to produce goods and services which in turn help in sustaining the economy। ठीक है, इसी वजह से इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे वो ये डिसाइड कर सके कि जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, मैं उन रिसोर्सेज में से जो भी मेरे पास है, मैं उन रिसोर्सेज में से किस तरह से उसको यूज़ करूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए, मुझे प्रॉफिट भी मिल जाए, और मेरा कैपिटल जो है वो भी मेरे पॉकेट के हिसाब से खर्च हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? आप सब समझ पा रहे हैं? इकोनॉमिक्स जो आप बोल रहे थे इतने दिनों से, मैम इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में आ रहा है आप सबको? ओके, राइट। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए, एक बार कमेंट में शेयर कर दीजिए सबके साथ, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो रही हैं, आज से शुरू हो गई हैं, और ये बहुत बेसिक्स चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ही आसान भाषा में मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इकोनॉमिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखते हैं, देयर इज़ अ नीड फॉर इकोनॉमिक्स बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स कैन नेवर बी सेटिस्फाइड कम्प्लीटली। जो मैं अभी अभी आपको समझा रही थी बहुत आसान भाषा में, उसी को यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स में, इकोनॉमिक लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के इलैबोरेट किया है कि जो ह्यूमन वॉन्ट्स है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इसी वजह से हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट एंड यू एलोकेट योर फंड्स टू सेटिस्फाई दैट वांट। अब आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने फंड्स को बचाते हैं, आप अपने फंड्स को इकट्ठा करते हैं और आप सोचते हैं कि ठीक है मैं वो चीज़ खरीदूंगा। अब जैसे ही वो चीज़ जिसके लिए आपने अपनी सारी मेहनत की जो कमाई है वो बचा के रखी है, जैसे ही वो चीज़ आप खरीद लेते हैं, आपके पास वो चीज़ आ जाती है, उसके बाद आप ये भी सोचते हैं कि चलो अब ये तो खरीद लिया, अब एक नई चीज़ खरीदें। ठीक है, अ न्यू वांट विल एमर्ज एंड यू वुड विश टू सेटिस्फाई दैट न्यू वांट। अब आप चाहोगे कि वो जो नई चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है मैं कितनी जल्दी वो खरीद लूँ, राइट। बट एन इंडिविजुअल कैन नॉट सेटिस्फाई his or her all wants because of the scarcity of resources, है ना। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं उसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल अपने सारे डिमांड्स, जितनी भी उसकी वांट है, जितनी भी विश है, उस सबको फुलफिल नहीं कर सकता है। Consequently, the subject matter of economics focuses upon
selection of scarce resources in such a way that maximum wants are satisfied and optimum satisfaction is generated। इस तरह से कि जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है वो इसी चीज़ पे फोकस करता है कि किस तरह से हम जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उसको कैसे यूज़ करें कि हमारा जो मैक्सिमम वांट है वो भी फुलफ़िल हो जाए, उसके बाद हम सेटिस्फाइड भी हो जाएं और जो हमारा प्रॉफिट है वो भी उससे जनरेट हो, राइट। तो इसी के वजह से हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ी, राइट। समझ में आ रहा है सबको? यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। आप सबका स्वागत है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, यहाँ पे मैंने बस इकोनॉमिक्स टर्म्स में लिख के दी है आपको। जो सारी चीज़ें मैं तब से आपको समझा रही हूँ वही यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक एक फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है आपके लिए। तो एक बार चलिए देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी अबाउट हाउ इंडिविजुअल, बिजनेसेस and governments make choices on allocating resources to satisfy their needs. These groups determine how the resources are organized and coordinated to achieve maximum output, and they are mostly concerned with the production, distribution and consumption of goods and services। जो बातें मैंने अभी इतने देर से आपको समझाई, पूरी स्लाइड में जो चीज़ें समझाई वही यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स में लिख दी हैं। बेसिकली अगर सम अप किया जाए तो आपको इतना ही समझना है कि जो ह्यूमन है उनका जो बिहेवियर होता है चीज़ों को लेके, उसी को इकोनॉमिक टर्म्स में यहाँ पे अलग अलग नाम दे दिया गया है, इकोनॉमिक टर्म्स में डेफिनेशन दे दिया गया है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इंटू टू इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप सोचेंगे कि मैम हमारा तो 10 यूनिट्स है जिसमें इकोनोमेट्रिक्स भी आता है, इंडियन इकोनॉमी भी आता है, ठीक है, सब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें थ्योरेटिकली इसको दो भागों में बांटा गया है, जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो एग्रीगेट इकोनॉमी है उन सब के बिहेवियर से डील करता है, और जो मैक्रो इकोनॉमी है वो आपका, सॉरी मैंने आई थिंक मिसकंसेप्ट कर दिया यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल, कंज्यूमर और बिजनेस पे फोकस करता है। एक इंडिविजुअल, एक फर्म, ठीक है, एक इंडस्ट्री, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या एक फर्म मतलब छोटा लेवल। ये जो वर्ड है माइक्रो, माइक्रो का मीनिंग ही होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। ठीक है, तो छोटे लेवल पे जो डील करता है इकोनॉमी उसको हम माइक्रो बोलते हैं, और जो बड़े लेवल पे डील करता है उसको हम मैक्रो बोलते हैं। जो एग्रीगेट बिजनेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री के नेशनल इनकम, पूरे कंट्री के ग्रोथ के बारे में बात करता है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, बड़े लेवल पे जो बात करता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट किया है। वैसे तो आपका एक फर्स्ट यूनिट जो है वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो मेरी फर्स्ट क्लास होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैं अभी से बोल देती हूँ, जो मेरी फर्स्ट क्लास होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इसमें मैं डिटेल में बताऊँगी कि इस पूरे चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। ठीक है,
तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, आप बस मेरे साथ क्लास करते जाओ, आप एकदम लेक्चर्स अटेंड करते जाओ टाइम टू टाइम, हर क्लास, एक भी क्लास मिस नहीं करना है आपको। देखो मैंने पहले ही बोला है, अगर आप क्लास मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो टर्म्स है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आप सबके लिए यहाँ पे समझाया है। तो क्लासेस बस आपको अटेंड करनी है और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप सबके लिए बहुत आसानी से यहाँ पे बताने वाली हूँ, बहुत इजीली मैं आपको सब कुछ समझा दूँगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक मैंने बस ओवरव्यू दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। चलिए, Microeconomics is the study of decision made by people and businesses regarding the allocation of resources and prices of goods and services. The government decides the regulation for taxes. Microeconomics focuses on the supply, the determinants the price level of the economy, ठीक है, सप्लाई पे फोकस करता है, इकोनॉमी की प्राइस लेवल क्या है, जो गवर्नमेंट जो टैक्सेस की रेगुलेशंस बनाते हैं, प्राइजेस क्या हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है, ठीक है, छोटे लेवल पे। इट यूजेस द बॉटम अप अप्रोच स्ट्रैटेजी टू एनालाइज द इकोनॉमी। इन अदर वर्ड्स, microeconomics tries to understand human choices and resource allocation। देखो अभी अभी हमने बात की ना human choices and resource allocation, मैंने जो आपको बताया था डिसीज़न मेकिंग के बारे में कि कैसे आपको डिसीज़न लेना पड़ता है कि हाँ मेरे पास इतनी ही चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैं इतना ही काम कर सकता हूँ उतनी चीज़ों में, राइट। तो उसी तरह से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन चॉइसेस और किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, बताती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डिसाइड व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये नहीं बता सकता कि मार्केट में क्या चेंज हो रहे हैं, इंस्टेड इट एक्सप्लेन्स व्हाई देयर आर चेंजेस हैपनिंग इन द मार्केट। अब ये बता सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के चेंजेस क्यों हो रहे हैं मार्केट में। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी जब मैं पूरी यूनिट कवर करूँगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, राइट। चलिए अभी के लिए बस एक ओवरव्यू आप समझ लीजिए। द मेन की रोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ टू एग्जामिन हाउ अ कंपनी कुड मैक्सिमाइज इट्स प्रोडक्शन। जो की रोल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो ये है कि कैसे कोई कंपनी उसके प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकती है, ठीक है, कैसे मैक्सिमाइज करा जा सकता है प्रोडक्शन को, एंड द कैपेसिटी सो दैट इट कुड लोअर प्राइसेस and better complete in its industry. A lot of microeconomic information can be gleaned from the financial statements. बहुत सारे हम financial statement से information लेते हैं। क्या है financial statement, ठीक है, जो term है आपका बजट वो कहीं भी आपके आर्टिकल में mentioned नहीं है, ठीक है, बट बजट को ही हम बोलते हैं annual financial statement, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं, बजट को ही बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है, राइट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें मिलता है उससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होता है, माइक्रो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितने टैक्सेस कट हुए हैं, कहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ है गवर्नमेंट का, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, राइट। The important key factors of microeconomics are demand and supply, equilibrium देख लो आप, प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट प्रोडक्शन, लेबर इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इन सब चीज़ों से डील करता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इंडिविजुअल का डिमांड क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको ये जो यूनिट पढ़ाऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें मैं बता दूँ। समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पा रही हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर समझ में आ रहा है सब कुछ तो एक बार थम्स अप कर दो, एकदम लाइक बटन हिट कर दो,
कमेंट में मुझे लिख के बताओ समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, हर चीज़ समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, सब क्लासेस करवाऊंगी मैं, हर चीज़ होगा यहाँ पे। बस आपको क्लासेस अटेंड करनी है, आप अगर मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे क्लासेस मिस नहीं करनी है इकोनॉमिक्स की। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी, द मार्केट सिस्टम्स दैट ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल बिहेव्स। ये बताता है कि कैसे एक पूरी इकोनॉमी में मार्केट सिस्टम एक लार्ज स्केल पे बिहेव करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इकोनॉमी वाइड फिनोमिना जैसे कि इन्फ्लेशन, इकोनॉमी की बड़ी बड़ी चीज़ों को बताता है, ये इसके साथ डील करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल्स, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका नेशनल इनकम में ही आ जाता है। एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में किस तरह से उथल पुथल होता रहता है, ठीक है, जैसे कि आप अभी देख रहे होगे किस तरह से पैंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बढ़ रहा है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में जो चेंजेस होते हैं, जो हमारा नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो मैं आप सबको अपनी मैक्रो इकोनॉमिक की क्लास में बहुत डिटेल में समझाऊंगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, जीडीपी, जीएनपी, हर चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप बस क्लास में आते रहो, बस आपको इतना ही करना है। चलिए अगला देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ the association between various countries regarding how the policies of one nation have an upshot on the other. It circumscribes within its scope analyzing the success and failure of government strategies. In macroeconomics, we normally clarify the survey of how the nation's total manufacture and the degree of employment are associated with features, ठीक है। हम नॉर्मली ये देखते हैं कि कैसे नेशन का जो टोटल मैन्युफैक्चर है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना गवर्नमेंट ने उसमें एक्सपेंडिचर किया, जैसे कि आप ले लो कॉस्ट प्राइजेस, वेज रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा, उससे प्रॉफिट क्या मिली, है ना, इन सारी चीज़ों से मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, राइट। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपको जो देखने को मिलेंगी, वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। चलिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आया, समझ में आ रहा है सबको क्या बता रही हूँ मैं? चलो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, कमेंट करके बताओ मुझे समझ में आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। देखो बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका सेकेंड यूनिट है, यूनिट 2 आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैं सब यूनिट्स आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। आज की क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स के ऊपर कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उन प्रॉब्लम से डील किया जा सकता है, राइट। तो आपको बस पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के आपको पढ़ना है, हार्डवर्क करना है, बस मेरी क्लास अटेंड करो और आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सब चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर करवा दूँगी। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में मैंने बस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में छोटा सा आपको बता दिया है यहाँ पे शॉर्ट वे में कि दिस इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, आप बस ये याद रख लो, हाईलाइट करके दिया है मैंने। ये एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बताता है हमें, ये लार्ज स्केल एग्रीगेट के बारे में बताता है, बाकी टोटल जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, वो सेम है, राइट। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एकदम क्लियर कर दिया है, एकदम अलग अलग से मैंने यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, फिर उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, फिर यहाँ पे किस चीज़ से डील करता है,
इसका बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, इसके स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत अच्छे से हर चीज़ दे रखी है। चलिए एक बार फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। चलिए जी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, हेलो सबको। चलिए समझ में आ रहा है, बस आपको समझ में आए, आप नेट क्लियर करो, यही मेरा एम है, मेरा बस फोकस है आप सबको मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, बस आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, राइट। अभी हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज स्केल पे नहीं, बहुत स्मॉल स्केल पे डील करता है, एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के साथ डील करता है। सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द होल इकोनॉमी, मैंने अभी बताया लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स को डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। होल इकोनॉमी जो सेवरल मार्केट सेगमेंट्स को कवर कर लेती हैं। तो अब देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है। जैसे आपको बताया मैंने, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, फैक्टर प्राइसिंग हो गई, प्रोडक्ट हो गया, इकोनॉमिक वेलफेयर हो गई, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया। चलो अब मैक्रो इकोनॉमिक का मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है। जल्दी से बता दो यार, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, कब से मैं समझा रही हूँ, जल्दी से बताओ कमेंट करके, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है। चलिए आंसर मिल रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, जल्दी से एक्टिव हो जाओ। आप भी मेरी क्लासेस में एकदम आपको अच्छे से सब कुछ समझना है, बस आपको लिखना है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स जो मैं दे रही हूँ। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है जी, बिल्कुल नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, राइट, ओके, गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए बिजनेस एप्लीकेशन, सो बिजनेस एप्लीकेशन है, इसका इंटरनल इश्यूज जो हैं उससे डील करता है, एंड ये जो एक्सटर्नल, जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल टैक्सेस, है ना, ये सारी चीज़ें, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गई, है ना, यहाँ पे आपका नेशनल इनकम आ गया, यहाँ पे आपकी आ गई डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, यहाँ पे प्राइस लेवल आ गया, ठीक है, सारी चीज़ें। अब स्कोप क्या है देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स सेवरल इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, है ना। उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक कवर्स सेवरल इश्यूज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। इसी तरह से सिग्निफिकेंस इसका क्या है, दिस इज़ यूजफुल इन रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट alongside the prices of factors of production, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी, डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। अभी सिंपली आप इतना ही समझ लो कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जो भी बनाई जाती हैं, उनके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ बन नहीं सकती, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसके लिए यहाँ पे आपको देखो, लैंड हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, कैपिटल हो गया, इन्हीं सब चीज़ों को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिना लैंड के आप कुछ भी नहीं कर सकते, लैंड पे ही आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश करोगे, लैंड होने से ही आप घर बना सकते हो, है ना। अब मान लो आपके पास लैंड है, लेबर नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए होती हैं कुछ चीज़ें, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, ओके। नाउ देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस। दिस परपेचुएट्स फर्मनेस इन द ब्रॉड लेवल एंड सॉल्व्स द मेजर इश्यूज ऑफ इकोनॉमी लाइक डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइजेस, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एज अ होल, है ना। तो ये ब्रॉड लेवल पे जो प्राइस है, ब्रॉड प्राइस लेवल है, उन सबका जो मेजर इश्यूज होता है, मेन इश्यूज होते हैं इकोनॉमी में, जो लार्ज लेवल पे होते हैं, पूरी कंट्री की जो इश्यूज होती है, उसको ये सॉल्व करता है, उसके साथ डील करता है। जैसे डिफ्लेशन हो गया आपका, इन्फ्लेशन हो गया, राइजिंग प्राइसेस हो गए,
देन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी लेवल हो गई, है ना, इन सब के साथ डील करता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है, राइट। तो आई होप आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा, दोनों ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे आता है गाइज सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी में। तो इतने देर से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही है यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम जो देखते हैं। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम scarcity of resources in comparison to unlimited human wants results in some basic problems that every economy faces, है ना। देखो, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अभी अभी मैंने बताया वो है स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो ह्यूमन वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, ये हो जाए उसके बाद भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता, हम चाहते हैं हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हों, है ना। तो जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो है स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और ये जो प्रॉब्लम है ये इकोनॉमी में इसी की वजह से बेसिक प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं जो हर एक इकोनॉमी फेस करता है, चाहे वो लार्ज इकोनॉमी हो या वो मीडियम इकोनॉमी हो या वो स्मॉल इकोनॉमी हो, राइट। लार्ज इकोनॉमी हो, मीडियम हो या स्मॉल इकोनॉमी हो, है ना, उसमें भी आप ले लो, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, डेवलपिंग हो या वो अनडेवलप्ड हो, है ना। जितनी भी इकोनॉमी है सब में हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे आप एक एग्जांपल अगर लेना चाहें तो आप देख लीजिए, अभी पैंडेमिक के टाइम में यूएसए, है ना, यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ा पावर है, दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री इसे मानी जाती है, ठीक है। फिर भी पैंडेमिक के टाइम पे जो यूएसए है वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पे रिसोर्सेज कम है। उसी तरह से अगर हम स्मॉल कंट्रीज़ की बात कर ले, जैसे चिले है ना, तो चिले में भी आप देखोगे तो वहाँ पे वहाँ पे क्यों कमी है, किस चीज़ की कमी है, वहाँ पे भी कैपिटल की कमी है, वहाँ पे लेबर की कमी है ना। तो इस तरह से हर एक इकोनॉमी में, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो स्मॉल हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, जैसे इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे भी हर एक इकोनॉमी में यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमारी वांट जो है वो लिमिटेड है, राइट। तो इसी के वजह से हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पहले मैंने डिस्कस किया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी में, उन सबको डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। Resources are scarce in nature and they also have various alternative uses, है ना। रिसोर्सेज स्कार्स है, लिमिटेड है नेचर में, और उनकी भी ऑल्टरनेटिव यूज़ है, उनका भी बहुत अलग अलग यूज़ है। Hence, an economy needs to decide the wants that it needs to fulfill and in this process allocate the resources for the fulfillment of chosen wants, है ना। इसी वजह से कोई भी इकोनॉमी डिसाइड करती है कि उसके जो वॉन्ट्स है जो वो फुलफ़िल करना चाहती है इस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के प्रोसेस में, उस वॉन्ट में से वो क्या फुलफ़िल करे। और इसी के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है डिसीजन मेकिंग का, है ना, जैसा कि मैंने पहले बताया था, राइट। तो देखो, व्हेन एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू एलोकेट अ रिसोर्स टुवर्ड्स वन वांट, it does not so by sacrificing another want. That is, it chooses between various alternatives for the ultimate goal of maximum satisfaction, ठीक है।
तो जब कोई भी इकोनॉमी डिसाइड करती है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से हम क्या चूज़ करें, कैसे चूज़ करें कि अब जो भी चीज़ें, जैसे मान लो आपको मार्केट जाना, आप मार्केट गए, अब मार्केट गए, आपने सोचा कि ठीक है चलो आज आइसक्रीम खाते हैं, है ना। तो आप अगर आइसक्रीम खाने गए और वहाँ मार्केट में जाके आपने देखा कि आइसक्रीम की प्राइस है 40 रुपीज़, राइट, आइसक्रीम का प्राइस है 40 रुपीज़ और वहाँ पे बर्गर भी है, ठीक है, बर्गर भी है, आपको भूख भी लगी है और बर्गर का प्राइस है 30 रुपीज़। तो देखो, अब आप गए तो थे ये सोच के कि हम आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन यहाँ पे जाके आपको भूख लग गई। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास बर्गर है, आपके पास आइसक्रीम है। अब देख रहे हो कि आइसक्रीम का प्राइस है 40 रुपीज़, बर्गर का प्राइस है 30 रुपीज़। तो आपको भूख भी लगी, अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो अब आपकी भूख शायद रह जाए, आपको और भूख लगे, है ना। अगर आप बर्गर खाते हो तो आपकी भूख भी कम हो जाएगी और ये कम में भी मिल रहा है। तो यही जो हम करते हैं, यही जो हम एलोकेशन करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ा, आइसक्रीम को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, दोनों ही चीज़ों में से आपको डिसाइड करना पड़ा कि कौन सी ऐसी चीज़ मैं खाऊं जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे मेरे मैक्सिमम रिसोर्स की यूटिलाइजेशन भी हो। तो इस तरह से आपको एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है दूसरी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो ये जो चॉइसेस होते हैं ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के बीच में, यही कारण बनते हैं ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाएँ, राइट। जैसा कि अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मोर ऑफ वन गुड जनरली मीन्स लेस ऑफ अनदर गुड आफ्टर इट सिलेक्ट्स द कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड। The economy has to further decide the quantity in which the chosen goods have to be produced, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी चीज़ है हाउ टू प्रोड्यूस। अब व्हेन व्हाट टू प्रोड्यूस तो समझ में आया कि किस तरह से क्या प्रोड्यूस करें, क्या चूज़ करें, है ना। दूसरी चीज़ आती है हाउ टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग वेरियस टेक्निक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ द कंबाइंड इनपुट्स टू प्रोड्यूस कमोडिटीज़। तो ये जो अभी अभी मैंने बताया कि सिलेक्शन, कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, हमारा पॉकेट कितना अलाउ करता है, हमारे पास कितना कैपिटल है ना, उसी टेक्निक को हम बोलते हैं कि किस तरह से हम प्रोड्यूस करें। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड जनरली एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और भी है हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो देखते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दिस प्रोडक्शन टेक्निक एम्प्लॉयज मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। अब देखो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अब मान लो आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है ना, तो अब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, है ना। तो पैसे अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप पैसे ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, पैसे खर्च नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपके पास लेबर ज़्यादा होने चाहिए, है ना। उस केस में आपके पास क्या होने चाहिए, लेबर ज़्यादा होने चाहिए। तो लेबर ज़्यादा अगर होंगे तो कम पैसे में भी थोड़ा ज़्यादा काम हो जाएगा। इसी तरह से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, प्रोडक्शन टेक्निक एम्प्लॉयज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं, अगर किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, बहुत पैसे लगाएगा और उसके पास कम लेबर को भी थोड़े पैसे देगा, ज़्यादा सैलरी देगा और कम लेबर्स भी उसके फॉर्म के लिए, उसके बिजनेस के लिए सारा काम कर देंगे। तो ये जो दो टेक्निक्स है इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपके पास अगर कैपिटल कम हो तो आप लेबर को यूज़ करें ज़्यादा, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा हो तो आप लेबर को कम यूज़ करें, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। The kind of technique undertaken by an economy for production depends upon the abundance of input in the economy. This means that if there are more people available, then labor intensive technique will be employed.
and if possible more capital is available then capital intensive technique will be employed। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अगर आपके पास ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं तो लेबर इंटेंसिव अप्लाई कीजिए, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, कैपिटल ज़्यादा है, तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई कीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। द यूनाइटेड स्टेट्स एम्प्लॉयज अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बिकॉज ऑफ एन अबंडेंस कैपिटल। अब यूएसए में तो पैसों की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है, बहुत इकोनॉमी है उनकी, है ना, तो लार्ज इकोनॉमी है उनकी। एंड इंडिया एम्प्लॉयज़ अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब इंडिया को ही देख लीजिए, इंडिया में हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं, इंडिया लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अप्लाई करता है क्योंकि इंडिया के पास लेबर बहुत है लेकिन कैपिटल इंडिया के पास कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कैपिटल कम है, लेकिन आप सबको तो पता ही है अंदर की बात। ठीक है, चलिए अब हम ये नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, कैपिटल इंडिया के पास कम है और लेबर इंडिया के पास ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया क्या अप्लाई करता है, इंडिया अप्लाई करता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, राइट। तो समझ में आ रहा है कैसे हमें चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, समझ में आ रहा है सबको? जी बिल्कुल, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम, गुड इवनिंग सबको, नमस्ते। चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से एक बार वीडियो को, समझ में आ रहा है अगर तो एक थम्स अप दे दीजिए मुझे। चलिए एकदम जल्दी से थम्स अप दे दीजिए। समझ में आया सबको कैसे प्रोड्यूस करना है चीज़ों को, कौन सी 2 टेक्निक्स हैं आपको प्रोड्यूस करने। जी, तो अगला स्लाइड देखते हैं बिना देर किए हुए। समझ में आ रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा है, आई होप सबको। बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए एक थम्स अप दे दीजिए जल्दी से, समझ में आ रहा है तो। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग सबको, हेलो हेलो। चलिए, दिस प्रॉब्लम इज़ फोकस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर होम गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। अब बात ये आती है कि किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, है ना। तो ये चीज़ हम उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, ये चीज़ हम तब सोचते हैं जब हमें किसी और के लिए प्रोड्यूस करना है, राइट। तो अब बात ये आती है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इज़ फोकस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर होम द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। अब हमें चूज़ करना है कि किसके लिए हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें। हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोड्यूस्ड कमोडिटीज़। जो हम कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसको कंज्यूम कौन करेगा। दिस प्रॉब्लम इज़ कंसीडर्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो प्रॉब्लम है ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो प्रॉब्लम है इसको इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे अगर आपके पास लैंड नहीं है, फैक्टर्स सॉरी, ठीक है, कैसे आपके पास अगर लैंड नहीं है तो आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। अगर आप लैंड ले लेते हो, लेबर नहीं है तो फिर कुछ काम नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आप लैंड और लेबर दोनों ले लेते हो, आपके पास कैपिटल नहीं है तो भी आप कुछ इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे, कोई चीज़ आप बिल्डअप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बिल्ड नहीं कर पाओगे, राइट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक और बार हम डिस्कस करेंगे, तब तक हम देखते हैं उससे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। चलिए, the cost of what's lost. Whenever we make a choice, we sacrifice what we might have gained by choosing the next best alternative. जब भी हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो हम कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं, है ना। एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए हम कोई चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं। Thus, when an economy makes choices, it incurs a virtual cost of the next best alternative foregone. This concept of opportunity cost
इज़ ट्रू कॉस्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन इकोनॉमी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, यही है सबसे जो सही तरीका है जिससे कि हम इकोनॉमी में चॉइस अपनी चीज़ों को चूज़ करने की बता सकते हैं कि हाँ, हमारे पास अगर इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनमें से हमें क्या चूज़ करना है, कौन सी रिसोर्स हमारे लिए बेस्ट है, ये वाली या फिर ये वाली। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। Let us assume you have 10 rupees and you want to buy an ice cream। अब आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी देख लो। एंड यू वॉन्ट टू बाई आइसक्रीम एंड अ कोल्ड ड्रिंक। अब 10 रुपये ही है आपके पास और आप आइसक्रीम भी खरीदना चाहते हो, कोल्ड ड्रिंक भी खरीदना चाहते हो, बट यू कैन अफोर्ड टू बाई ओनली वन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स। अब 10 रुपये में आप आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक दोनों तो खरीद नहीं सकते। अब ये तो आपको भी पता है कि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक 10 रुपये में नहीं मिलने वाली। तो अब इन दोनों चीज़ों में से आपको कोई एक ही चीज़ चूज़ करनी होगी कि या तो आप आइसक्रीम खरीद लो या तो आप कोल्ड ड्रिंक खरीद लो। सपोज़ यू चोज़ टू बाई एन आइसक्रीम। अब मान लो आपने सोचा नहीं, आज आइसक्रीम खा लेते हैं, किसी और दिन कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर डिसीजन विल बी द फॉरगोन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, जो आपने डिसीज़न लिया है आइसक्रीम खाने का, वो डिसीज़न आपका एक जो आपकी एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल के लिए जो सेटिस्फैक्शन थी कि चलो इसको बाद में ले लेंगे, वो आपकी उस टाइम के लिए रह गई, वो बच गई, वो आपने खो दिया। ठीक है, वो उस टाइम आप कंज्यूम नहीं कर पाए। तो रिसोर्सेज जो भी आपको अवेलेबल हैं, उनमें से जब आप कोई चॉइस बनाते हो, जब आप किसी एक रिसोर्स को चूज़ करते हो, तो आपको कोई एक दूसरी चीज़ वो आपको खोना पड़ता है, वो आपको लूज़ करना पड़ता है। राइट, समझ में आ रहा है सबको? समझ पा रहे हो चीज़ें? चलो अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात आई थी, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसको हम फैक्टर्स इनपुट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनपुट्स अवेलेबल टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको सप्लाई करने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सॉरी। तो इसमें आपका है लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल। राइट, तो लैंड मतलब नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, मान लो आप एक घर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो है लैंड। लैंड के बिना आप घर नहीं बना सकते। राइट, तो अब मान लो आपके पास लैंड हो गया, अब आपको घर की ढलाई करनी है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए? अब कुछ लेबर्स भी चाहिए होंगे आपको काम करने के लिए, तो आपको लेबर्स भी लेना पड़ेगा। द ह्यूमन इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ह्यूमन इनपुट है वो हम लेबर को बोलते हैं। राइट, अब एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स, अब आपको घर बनाना है तो आपको आइडिया तो चाहिए कि किस रिस्क पे आप घर बना रहे हो, घर कैसा होना चाहिए, कुछ एक आइडिया चाहिए आपको घर बनाने के लिए, और वो आइडिया देने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। राइट, अब आपकी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कैपिटल। अब आपने लैंड तो ले लिया, आपने लेबर भी ले लिया, लेबर को भी अपॉइंट कर लिया कि ठीक है भाई हमारा घर बनाना है। आपने एंटरप्रेन्योर से आइडिया भी ले लिया कि हाँ घर बना रहे हैं, क्या रिस्क है, कैसे बनाए, क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आइडियाज़ भी मिल गए, लेबर भी हो गया, लैंड भी हो गया। अब अगर आपके पास कैपिटल ना हो, अगर आपके पास पैसे ना हो, अगर आपका पॉकेट अलाउ ना करे, तो आप घर बना पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, आप घर नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो घर बनाने के लिए, कोई भी एक चीज़ बनाने के लिए, कोई भी चीज़ जो इकोनॉमी में अवेलेबल है, गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गई, है ना, जो भी इकोनॉमी में अवेलेबल है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यही जो
यही जो चारों चीज़ें हैं ये सब मिला के हो जाती हैं आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, राइट। तो आई होप गाइज आप सबको इकोनॉमी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, सब कुछ समझ में आया। डेली बेसिस पे मेरी क्लासेस होंगी 5 PM को। आज हम सब ने सिर्फ ये डिस्कस किया कि इकोनॉमी क्या है, मेजर जो इकोनॉमी की बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आज हम लोगों ने बात की। चलो एक बार ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा जो स्लाइड है, पूरा जो मेरा वीडियो है, पूरा जो लेक्चर है वो एक ही चीज़ पे बेस्ड था कि यस, इकोनॉमी जो है वो ह्यूमन के जो अनलिमिटेड वांट्स हैं और उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो कैसे अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल किया जाए और कैसे हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करें कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो भी मैक्सिमम लेवल पे हो, है ना, और हमारा जो प्रॉफिट हो वो भी हो, हम सेटिस्फाइड भी हो जाएं, हमारी पॉकेट भी अलाउ कर दे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आप एक बार थम्स अप कर दो जाते जाते। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। 5 PM को मेरी नेक्स्ट क्लास है, एक भी क्लास मिस मत करना, मैं पहले से बोल रही हूँ, बाद में आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं, राइट, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके।